नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से डेमोक्रेटिक इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्रूशियल फॉर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। देखो, जो जब तक हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था तब तक हमारे देश में इलेक्शन नहीं होते थे, जब तक ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा देश का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, फॉर्मुलेट नहीं होगा, तब तक तो एक्चुअल में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक तो हम कंप्लीट सॉवरेन कंट्री नहीं माने जाएंगे, इंडिया नहीं माना जाएगा। तो जब हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 49 में और 1950 में 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद से हमारा जो है कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम, क्योंकि इलेक्शन जो है 1951 में स्टार्ट हो गए थे। 50 में जब हमारे कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिफ़ाइन किया गया है। इज़ ए क्रूशियल फॉर, ऐसा डिफ़ाइन किया गया है कि इससे लगता है कि हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो जीवंत है, वाइब्रेंट है, जीती जागती डेमोक्रेसी लगती है कि इसमें पब्लिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। पब्लिक जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट बाय द, इज़ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही सरकार है। तो ये इसका मतलब जब पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करती है तो इसको बोलते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। दिस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्लेस ए पाइवटल रोल इन अपहोल्डिंग द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस अक्रॉस द नेशन। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन प्रोसेस का, ये इतना ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल है पूरे नेशन में कि हमारे इलेक्शन को की एफिशिएंसी को, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड बनाए रखते हैं पूरा, कि जैसा जो स्ट्रक्चर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, आगे वही तरीका अपनाया गया है कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री बट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, हमारा कंट्री है तो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री है, लेकिन इंडिया ने कौन सी तरीका अपना रखा है इलेक्शन का? इनडायरेक्ट हमारा इलेक्शन, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट मीन्स कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट पब्लिक नहीं रन करती। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। क्योंकि इंडिया इज़ ए मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, डाइवर्सिटी भी बहुत है इंडिया में, तो इसीलिए पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके पब्लिक द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, चलाते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पब्लिक द्वारा इलेक्ट होते हैं और फिक्स टाइम के लिए होते हैं, 5 ईयर्स के लिए। तो आपको पता है इलेक्शन 5 ईयर्स के लिए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी व्हाट आर इलेक्शन। इलेक्शन होते क्या हैं? इलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द formal process by which citizens of a country or other political parties such as state or local government choose their representatives or leaders through voting। देखो, इलेक्शन क्या है कि इसमें सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्शन सेंटर के हों, चाहे स्टेट के हों। सेंटर मीन्स लोकसभा के हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली MLA के हों, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, पार्षद वगैरह के। इन सब में पब्लिक जो है वो लोग जो है उसमें सिटीजन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग के द्वारा ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ये होता है इलेक्शन। अब मेन आपको मैं आ रही हूँ इलेक्शन प्रोसेस। भारत में इलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं? द इलेक्शन प्रोसेस रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच इलेक्शन प्रोसेस जो एक सीरीज़ की तरह है जिसमें स्टेप्स जो है स्टेप्स जो हैं विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय वोटर्स इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो, इलेक्शन में क्या है, जो मैंने अभी बताया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो है डेमोक्रेटिक तरीके से चूज़ किए जाते हैं बाय वोटर्स द्वारा, पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू इलेक्शन इन इंडिया हैव डिफाइंड ए कॉम्प्रिहेंसिव एज स्ट्रक्चर्ड इलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज डेडिकेटेड इलेक्शन मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट करके ही कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैसे वो काम करेंगे और कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे।
फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, द इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक जो है, द इलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस स्टेजेस। देखो जो मैंने टॉपिक हमारा मेन यही है कि इलेक्शन के क्या मेन प्रोसेस हैं, क्या स्टेजेस हैं। तो इलेक्शन जब से स्टार्ट होते हैं और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक के डिफरेंट स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस को जो है ये कवर करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे टाइम ऑफ इलेक्शन। देखो जब इलेक्शन का टाइम आता है, ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव टू टेक प्लेस एवरी 5 years अनलेस कॉल्ड अर्लियर ड्यू टू प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। देखो इलेक्शन चाहे लोकसभा के इलेक्शन है चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, ये हर 5 साल बाद आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि 5 साल के बाद ही होंगे, 5 साल से पहले भी प्रीमेच्योर इलेक्शन भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं अगर किसी हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए तो पहले भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और देखो समय पर अगर 5 साल तक तब तो ठीक है, अगर प्रीमेच्योर इलेक्शन होते हैं, डिसॉल्व कर दिया जाता है हाउस को, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। किसके लिए प्रोविज़न है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि किस तरीके से लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा और लोकसभा के डिसॉल्व के बाद किस तरह का से इलेक्शन होंगे आगे। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 85। देखो जो आर्टिकल 85 है ये किससे रिगार्डिंग है? लोकसभा से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अथोराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years एंड कॉल ए जनरल इलेक्शन। देखो अगर मान लो लोकसभा के इलेक्शन 5 years से पहले उसको प्री मेच्योर इलेक्शन होते हैं, यानी कि 5 years पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाती है तो इसमें दोबारा इलेक्शन कराने का राइट आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग किसको है? प्रेसिडेंट को है, ठीक है। और उसके बाद जनरल इलेक्शन कराए जाते हैं बाद में। और सेम, और दूसरा यूजुअली द प्रेसिडेंट डज नॉट, प्रेसिडेंट ऐसा इसलिए करता है व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट देयर इज़ नो अल्टरनेशन गवर्नमेंट अवेलेबल टू टेक ओवर। अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तो प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से जनरल इलेक्शन करवाते हैं बाद में। ऐसे ही सेम प्रोसीजर होता है स्टेट में अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग अगर लोकसभा के इलेक्शन डिसॉल्व करने हैं तो आर्टिकल 85, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन डिसॉल्व होने हैं तो वो होता है आर्टिकल 174। द गवर्नर ऑफ द स्टेट में होता है गवर्नर, सेंटर में होता है प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अथोराइज, तो स्टेट में गवर्नर को अथॉरिटी होती है टू डिसॉल्व द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट से इलेक्शन दोबारा करानी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए किसी भी टाइम से पहले और जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, मैंने कहा ना इलेक्शन जब स्टार्ट होते हैं अनाउंसमेंट होती है तो उसकी शेड्यूल जो होती है कौन तैयार करता है, कौन अनाउंस करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो करता है। व्हेन द 5 years टर्म ऑफ लेजिस्लेचर हैज़ एक्सपायर्ड, जब लेजिस्लेचर के 5 साल पूरे हो जाते हैं और डिसॉल्व एंड न्यू इलेक्शन हैव बीन कॉल्ड, और नए इलेक्शन जो है कौन करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुट्स इनटू इफेक्ट द इलेक्टोरल मशीनरी टू कंडक्ट द अपकमिंग इलेक्शन। तो जो इलेक्टोरल मशीनरी होती है इसके ऊपर जो है ये इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन जो है वो किए जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन इन ए मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो इलेक्शन कमीशन है तो ऐसे में जब इलेक्शन होते हैं इंडिया के तो वो इलेक्शन के शेड्यूल जो है वो अनाउंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको MCC बोलते हैं, फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज,
और जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टी सब जो इमीडिएट सामने आ जाती हैं इनटू इफेक्ट आफ्टर सच ए अनाउंसमेंट। जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है सामने आ जाती हैं जिनको इलेक्शन के लिए आगे लड़ना है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, वो एक नोटिफिकेशन इशू करता है अ फ्यू डेज आफ्टर अनाउंसिंग द इलेक्शन। देखो अभी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट करता है तो उसके कुछ दिन बाद ECI इशूज़ द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इशू करता है एंड द फॉर्मल प्रोसेस फॉर द इलेक्शन स्टार्ट। तो इलेक्शन के लिए फॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब इलेक्शन के लिए फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले क्या होता है, फिलिंग द नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स हैं अपना नाम फिल करते हैं। कैंडिडेट्स कैन स्टार्ट फिलिंग देयर नॉमिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर दे विश टू कंडक्ट। अब देखो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नाम फिल करते हैं। गिवन उनको एक वीक का टाइम दिया जाता है अपने नाम फिल करने के लिए। दीज नॉमिनेशन पेपर्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द, और जो RO होता है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो, वो क्या करता है इन पेपर्स को क्या करता है, स्क्रूटनाइज करता है, छांटपीट करता है कि कौन ठीक है कौन नहीं, किसका रिकॉर्ड कैसा है सब। इफ़ नॉट फाउंड टू बी इन ऑर्डर, अगर वो उसके RO के हिसाब से वो सही नहीं होते, कैन बी रिजेक्टेड, तो उनको जो है कैन रिजेक्ट भी कर सकता है। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कैन विड्रॉ विद इन, और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं कैन विड्रॉ विद इन 2 days आफ्टर नॉमिनेशन हैव बीन स्क्रूटनाइज। जब RO द्वारा नॉमिनेशन स्क्रूटनाइज कर दिया जाता है, काट छीट कर दी जाती है, सारा चेक कर लिया जाता है किसका रिकॉर्ड कैसा है कैसा नहीं सारा, उसके बाद जो है 2 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो स्क्रूटनाइज हो जाते हैं तो कैंडिडेट जो अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर देते हैं। ओथ और अफर्मेशन ऑफ कैंडिडेट। अब देखो अब नाम नॉमिनेशन हो गया ना, अब कैंडिडेट क्या करता है, अ कैंडिडेट हैज़ टू मेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द ECI। ECI द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। उस ऑफिसर के सामने कैंडिडेट जो है ओथ लेता है, शपथ लेता है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन, शपथ लेने के बाद, कंफर्म करने के बाद, अफर्मेशन करने के बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द कैंडिडेट्स आर डन विद फिलिंग द नॉमिनेशन दे स्टार्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। देखो कैंडिडेट द्वारा नाम फिल करने के बाद वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स अपना इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज 2 दिन तक, मतलब इनका काफ़ी दिन चलता रहता है, लेकिन इलेक्शन की डेट से पहले 48 आवर्स पहले 2 दिन पहले ये जो है पोलिंग स्टेशन बजाकर इनके जो कैंपेन होती है वो इलेक्शन वाला दिन से 48 आवर्स पहले वो ख़त्म हो जाती है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन मैनिफेस्टो, अब देखो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टोस आर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलीज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी रिलीज़ करती हैं इनको ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर ये अपनी मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि पब्लिक को बता सकें कि वो जो है आउटलाइन द अपने उनकी पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या प्रोमिस हैं, ठीक है। दे इंटेंड टू इम्प्लीमेंट इट इलेक्टेड टू पावर, मतलब अगर वो पावर में आ गए इलेक्शन के बाद तो वो क्या क्या उनकी पॉलिसियाँ क्या क्या प्रोग्राम है वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज लीडरशिप, और अपनी पार्टी लीडरशिप को भी हाईलाइट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, कैपेबिलिटी को, कि जीतने के बाद वो कंट्री के लिए, देश के लिए क्या करेंगे। फिर एलोकेट, उनको सिंबल दिया जाता है किस पार्टी को। अब देखो पार्टी को सिंबल, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है जिस पार्टी का, उनको सिंबल कौन देता है कि ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दोज from national parties and state parties already have symbols which are exclusively reserved for their parties। जितने, चाहे वो नेशनल पार्टी हैं चाहे वो स्टेट पार्टी हैं, सबको जो है सिंबल जो है पार्टी के पहले से रिजर्व होते हैं, उनको सिंबल दे दिए जाते हैं किस पार्टी कौन सा सिंबल है। वोटिंग डे, पोलिंग डे एंड वोटिंग प्रोसीजर। अब देखो अब आ गया पोलिंग डे, सिंबल मिल गए, अनाउंसमेंट हो गई, मैनिफेस्टो तैयार कर दिया,
ठीक है। अब क्या करते हैं, पोलिंग डे आ गया। पोलिंग डे एंड वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ऑन द डे यानी कि फिक्स डेट पर जब इलेक्शन होते हैं, अ हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड, हॉलीडे डिक्लेयर होती है उस दिन, एंड सो इसलिए हॉलीडे डिक्लेयर होती है कि ईच वोटर कैन कास्ट हिज वोट्स एट पोलिंग बूथ, वोटर्स आर प्रोवाइडेड विद ए बैलेट रिसिप्ट। देखो जब वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाते हैं उनको एक बैलेट रिसिप्ट दी जाती है फॉर एंट्री इन द पोलिंग बूथ में जाने के लिए। नाउ ईवीएम आर यूज्ड फॉर कास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द वोट्स, मतलब उनको वोट्स देने के लिए या वोट कास्ट करने ईवीएम यूज़ की जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। सुपरवाइजिंग इलेक्शन, अब इलेक्शन जो हो रहे थे उनको सुपरविज़न भी किया जाता है ताकि इलेक्शन जो फेयर हो सके। इलेक्शन के फेयर करने के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स टू एंश्योर द इलेक्शन कैंपेन इज़ कैरिड आउट इन ए फेयर एंड इम्पार्शल मैनर। वो सब इनको कैंपेन को ऑब्जर्व करते हैं। द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व्स कीप टू चेक ऑन द अमाउंट दैट ईच कैंडिडेट एंड पार्टी स्पेंड्स ऑन द इलेक्शन। देखो ये जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं ना, इनको ना एक्सपेंडिचर इनका फिक्स होता है कि कितना खर्चे हैं। तो जो ECI इलेक्शन कमीशन ये सब चेक करते हैं कि कितना अमाउंट कैंडिडेट अपनी पार्टी पर इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, कि अनफेयर तरीके से तो नहीं कर रहे, कहीं से खर्च ये सब चेक किया जाता है। फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो मीडिया कवरेज भी होती है। मीडिया कवरेज कैसे होती है, The media are actively encouraged and provided with extensive facilities to cover the election to bring transparency in the electoral process and maintaining the secrecy of the vote। जो मीडिया है, देखो आज की डेट में मीडिया तो मेन है, मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली एनकरेज करती है और उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं ताकि वो इलेक्शन को सारा कवर कर सकें, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को बता सकें कि इलेक्शन प्रोसेस में जो है क्या क्या हुआ है। कोई वो बायस नहीं होते, उनका मीडिया का किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है उनके काम में, और वो वोट की सिक्रेसी को भी मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। एंड फ्री, क्यों मीडिया मस्ट है, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटी में तो प्रेस तो मेन है ना, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का। एंड फ्री टू कंडक्ट ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स, उनको अपने ओपिनियन देने का पोल्स में, एग्जिट पोल्स में पूरी फ्रीडम होती है, अपने व्यूज़ वो दे सकते हैं। कौन, मीडिया। काउंटिंग ऑफ वोट्स, इसके बाद होती है वोटों की काउंटिंग, ठीक है। आफ्टर द पोलिंग हैज़ फिनिश, जब पोलिंग फिनिश हो जाती है, द वोट्स कास्ट इन द EVMs आर कंट्रोल अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय द ECI। देखो पोलिंग के बाद वोट जो है वो काउंट किए जाते हैं किसके सुपरविज़न में, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको RO कहते हैं, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं वो और रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर ये वोटों की काउंटिंग की जाती है। वंस द काउंटिंग ऑफ द वोट्स इज़ ओवर, जैसे ही वोट्स की काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, द RO रिटर्निंग ऑफिसर्स डिक्लेयर द नेम ऑफ द कैंडिडेट टू whom द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैव बीन गिवन एज द विनर। तो किस व्यक्ति को, किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसका नाम डिक्लेयर करता है RO, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसका नाम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो विनर होता है, जो जिसको मेजोरिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस, the process of India is complete, the process of election is complete and the president is, in case of the Lok Sabha and the governors of the concerned states, in case of state legislative assembly, can then convene their respective house to hold their session। देखो चाहे वो इलेक्शन लोकसभा के हुए हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए हैं, यानी कि चाहे MP के हुए हैं, चाहे MLA के हुए हैं। अगर MP के हुए हैं तो प्रेसिडेंट, ठीक है, और अगर लोकसभा की हुए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की तो गवर्नर। तो जो विनर होते हैं उनको जो है ये कहा जाता है इनके द्वारा, प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा, कि ये अपने सेशन को स्टार्ट करें, रिस्पेक्टिव सेशन जो उनके सेशन होते हैं, जितने के बाद ये इनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो है कहते हैं, मतलब इनके द्वारा ये सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इलेक्शन में मान लो किसी प्रकार का कोई अनफेयर तरीका अपनाया गया है किसने, तो कोई अगर चाहे जो विनर नहीं है तो वो इलेक्शन पेटिशंस भी
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन भी जारी कर सकते हैं। कैसे? एन इलेक्टोरल और कैंडिडेट कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन इफ़ ही और शी थिंक्स, मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो ही है चाहिए, वो अगर वो ये सोचता है देयर हैज़ बिन मल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, मतलब इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई भी अगर गलत तरीका अपनाया गया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज़ ए, ठीक है, अगर कोई मतलब हार जाता तो वो इलेक्शन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इससे हमें क्या पता चलता है कि द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज एन डायनेमिक दैट अपहोल्ड द कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि जो भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसने, इलेक्शन प्रोसेस ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को साथ लेकर सारे इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारा प्रोसीजर लिखा, उसी को साथ लेकर चलते हुए एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हुए ये इलेक्शन होते हैं। इंडिया में फ्री इलेक्शन होते हैं, फेयर होते हैं और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस से इनको पास आउट होना पड़ता है। थैंक यू बच्चों।